तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। कहानी पे आऊँ उससे पहले वही कोरोना की बात कि बहुत सारे स्टेट ने कह दिया है कि अब जो लॉकडाउन है वो 14 अप्रैल से आगे भी जाना चाहिए और ज़्यादातर स्टेट इस पे एग्री हैं। पंजाब, उड़ीसा, ये लोग पहले ही कह दिया था, महाराष्ट्र ने भी आज कर दिया है। तो अब यही उम्मीद है कि शायद 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा और उसके बाद आगे क्या होगा वो आगे देखने के बाद तय होगा। तो लॉकडाउन में पूरी दुनिया है, लॉकडाउन में ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी के जितने भी अलग अलग रंग हैं वो सभी इस लॉकडाउन में हैं। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जिसका हमला इस कोरोना ने नहीं जिस पे किया हो। तो ज़िंदगी उथल पुथल है, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। तो जुर्म की दुनिया भी कैसे अछूती रह सकती है कोरोना से। तो कोरोना का असर कैसे क्राइम की दुनिया पे पड़ रहा है, कैसे अंडरवर्ल्ड पे पड़ रहा है, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले सिर्फ एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक कॉल आता है मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन का, एक बिल्डर के पास। और ये बात है इसी मार्च के महीने की। और वो कहता है कि इतने पैसे तुम दे दो, करीब 5 करोड़ की बात थी। तो वो बिल्डर आमतौर पे आम दिन होता या आम मौका होता तो शायद वो गिड़गिड़ाता, बख्शने की बात करता, मोल भाव करता, पैसे कम करने की बात करता। लेकिन उस दिन उस अंडरवर्ल्ड डॉन का जब फ़ोन आया तो उसने सीधे सीधी कहा कि मैं नहीं दे सकता और तुमको जो करना है कर लो। इसलिए कि एक तो कोरोना, बिजनेस ठप है, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, हालत ख़राब है, कोरोना का कहर वैसे ही है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। ऊपर से आप पैसे मांग रहे हो, पैसे हैं नहीं, आने वाला टाइम और ख़राब होगा। तो आपको जो करना है कर लो भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता। कहते हैं कि इस कॉल को सुनने के बाद उधर से काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा, दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। और फिर उसने कहा कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, हम भी उसी के मारे हैं। और फिर वो फ़ोन कट गया। उसके बाद अभी तक उसके पास दोबारा फ़ोन नहीं आया। ये एक झलक है, एक बानगी है कि कोरोना का असर कहाँ कहाँ है। क्राइम की दुनिया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, इन सब पे भी इसका असर पड़ा। ये भी इनमें से कोई अछूता नहीं है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पे कैसे असर पड़ा ये भी आगे बताऊँगा। उससे पहले मैं अंडरवर्ल्ड पे जाऊँ, क्राइम के ग्राफ की ही बात कर लेते हैं थोड़े से। ये जो करीब 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से 10 अप्रैल तक का ये अगर डेटा ले लें, लगभग 25 दिनों का, 2019 में, 2018 में, 17, 15 में, तो क्राइम का ग्राफ हर सिटी में गिर गया है। दिल्ली में जो एवरेज 3 से 4 मर्डर हो जाते थे, 2-3 रेप हो जाते थे, या चोरी डकैती, इसकी वजह से पुलिस परेशान रहती थी, सारी चीज़ें, क्राइम का ग्राफ अचानक गिरा है। और जो काम अब तक पुलिस इतना भाग दौड़ के नहीं रोक पाती थी, क्राइम, कोरोना की दहशत ने रोक दिया है। और हर चीज़ में, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो क्योंकि सड़कों पे गाड़ी नहीं है, मर्डर हो वो भी कम है, रेप बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कार चोरी के कुछ मामले थोड़े बहुत ज़रूर हैं लेकिन वो भी कम है। डकैती के लगभग ना के बराबर है। और इन सब की वजह ये है कि सारे लोग घर में हैं लॉकडाउन की वजह से, मोहल्ले आबाद हैं, घर सब गुलजार हैं, घर के अंदर ही हैं। और जो क्रिमिनल भी हैं शायद वो भी कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्राइम का ग्राफ अचानक गिर गया। ये एक अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे पॉल्यूशन और बाकी की हम बात करें, उसी तरह से क्राइम का पॉल्यूशन अब कम हो गया है, आसमान साफ दिखता है, दूर दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो उसी तरीके से क्राइम भी गिर गया है। और शायद उसकी वजह यह कि क्रिमिनल जो हैं वो भी लॉकडाउन हो चुके हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। अंडरवर्ल्ड का पूरा जो कारोबार है, कोरोना ने उसको एक तरह से ठप करके रख दिया है। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर उगाही जो इनका बिजनेस है, पैसे फ़ोन करके धमकी दे के ऐंठना, सारी चीज़ें लेना। एक तो आप फ़ोन करें तो अभी पैसे पहुंचाएगा कहाँ, लॉकडाउन में हालत ख़राब है, बिज़नेस कोई चल रहा नहीं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे फिर वो आपका
बिल्डिंग का हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, बाकी किसी भी तरह का, तो सभी लोग परेशान हैं। तो जब सब परेशान है तो अंडरवर्ल्ड भी परेशान है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का भी धंधा चौपट हो चुका है। इसीलिए इनका पूरा कारोबार धड़ाम सा गिर चुका है। अब आप फ़ोन करें तो सामने वाला साफ डरता भी नहीं है, क्योंकि शायद लगता है कि अंडरवर्ल्ड से ज़्यादा खतरनाक तो इस वक्त कोरोना है, कोरोना से बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, तो फिर क्यों रिस्क ही ले लिया जाए। तो वो अंडरवर्ल्ड को साफ मना कर रहा है। और इन्हीं सब वजहों से ये जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, ये सब भी खामोश हैं। और ये सब कुछ जो चीज़ें शुरू हुई है मार्च में हुई। मार्च में एजाज लकड़वाला एक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसको पटना से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद इससे पूछताछ हो रही थी। इसके लोग थे तब भी योगाही का काम कर रहे थे। मार्च पूरा वो जनवरी में गिरफ्तार हुआ था, जनवरी फरवरी चलता रहा। आपको याद होगा मैंने कहानी भी सुनाई थी। इसके बाद फरवरी में रवि पुजारी, एक और अंडरवर्ल्ड डॉन, उसको सेनेगल से डिपोर्ट करके लाया गया यहाँ पे, तो वो भी यहाँ था। उसकी भी अपने धमकी, उसके बाकी गुर्गे दे ही रहे थे बाहर से लोग। फरवरी तक अंडरवर्ल्ड के लोगों के कॉल्स आते रहे उगाही के लिए, पैसे देने के लिए। मार्च के बाद ये चीज़ अचानक बंद हो गई। हालांकि इस दौरान में एजाज लकड़वाला हो, रवि पुजारी हो, प्रसाद पुजारी हो, सुदेश पुजारी हो, ये सब कॉल किया करते थे और कॉल करते रहते थे। लेकिन न सिर्फ ये सब खामोश हो गए, बल्कि बड़े बड़े जैसे अनीस इब्राहिम हो, छोटा शकील हो, फ़हीम मचमच हो, ये सब डी कंपनी से जुड़े हुए थे। इंडिया से बाहर से इनके फ़ोन आते थे, लेकिन इन सब के भी फ़ोन आने बंद हो गए। खबर ये है कि दाऊद इब्राहिम खुद कराची में है और आइसोलेशन में। एक तरह से कहते ये हैं कि दाऊद आमतौर पर उसकी डेली मुलाकात मीटिंग हुआ करती थी, क्योंकि उसका कारोबार जो है वो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है, और उस सिलसिले में उसके जो बाकी लोग हैं कराची में मुलाकात और सब कुछ होती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना ने दस्तक दी, पाकिस्तान की तरफ से भी एडवाइजरी आई, और उसके बाद से दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को आइसोलेशन में ले गया। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम अपने घर के लोगों के अलावा गिने चुने लोगों से मिलता है और किसी से नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें फ़ोन पे हो रही हैं, लेकिन धंधा बंद है, धंधा चौपट है। क्योंकि इंडिया के अलावा जिन जिन अफ्रीकी देशों में या यूएई में, दुबई में, इन सब जगहों पे लगभग बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद है, और इसका सीधा सीधा असर दाऊद इब्राहिम के धंधे पे हो रहा है। एक तो सारे 2 नंबर के धंधे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का या कंस्ट्रक्शन का, वो सारे का चीज़ें बंद रुकी हुई हैं। उगाही का धंधा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और दाऊद इब्राहिम का आइसोलेशन में जाने की एक वजह ये भी है कि दाऊद इब्राहिम लगभग 65 साल का होने वाला, इस दिसंबर में वो 65 साल का हो जाएगा। 1955 की पैदाइश है। तो कोरोना के बारे में ये भी कहा गया कि 60 से ऊपर के लोगों को ज़्यादा खतरा है। 3 चीज़ों का ख्याल रखते हुए दाऊद ने अपने आप को इससे दूर कर लिया है, और उसने अपने सारे जो मॉनिटर और बाकी चीज़ें काम है, चूँकि बिज़नेस ठप है, वो अपने दाएं बाएं को लोगों को उसने दिया हुआ है, और बेहद कम गिने चुने लोगों से उसकी मुलाकात होती है। सेल्फ डिस्टेंसिंग को वो पूरी तरह से कहते हैं कि फॉलो कर रहा है, और जो उसके करीबी भी लोग हैं डी कंपनी के, वो भी इस वक्त मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि छोटा शकील से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और पूरी अपडेट लेने की, लेकिन मुझे लगता है छोटा शकील भी शायद आइसोलेशन में है, और ये सभी इस वक्त इधर उधर हैं, इसलिए बात नहीं हो पाई, वरना मैं और भी इसका अपडेट देता। लेकिन ये जो खबर आई है वो ये है कि पूरी तरह से डी कंपनी के दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ में धंधे हैं वो सब इस वक्त बंद हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, उगाही का काम नहीं हो रहा, धमकियों के फ़ोन नहीं जा रहे हैं, और कहीं से भी इनकम का अभी कोई ज़रिया नहीं बन रहा है इस कोरोना की वजह से। तो जो काम दुनिया की बड़ी बड़ी पुलिस, दूसरी एजेंसियां नहीं कर पाई रोकने के लिए डी कंपनी को, वो काम एक न दिखाई देने वाले कोरोना वायरस ने कर दिया। कोरोना वायरस ने डी कंपनी को डरा दिया, और कोरोना वायरस ने सिर्फ डराया, बल्कि कोरोना वायरस ने डी कंपनी के पूरे धंधे को एक तरह से फ़िलहाल ताला लगा रखा है। 2018 में जो एक फोर्ब्स की लिस्ट आई थी, अंडरवर्ल्ड के लिए एक था उसमें, उस वक्त के हिसाब से दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी की जो टोटल एसेट, जो टोटल कारोबार, वो $670 करोड़ का था। मतलब करीब 43,505
50 करोड़ रुपए, और कहते हैं कि अब 2 साल में ये लगभग 50,000 करोड़ का कारोबार है दी कंपनी का। इसमें करीब दर्जन भर से ज़्यादा देशों में उसके फैले हुए कारोबार हैं, जो कंस्ट्रक्शन के हैं, इसके अलावा स्मगलिंग के हैं, गोल्ड के हैं, करेंसी के हैं, उगाही के हैं, ड्रग्स के हैं, बेटिंग के हैं, ये सारी चीज़ों के धंधे हैं। तो लगभग 50,000 करोड़ का मालिक है एसेट का डी कंपनी दाऊद इब्राहिम। लेकिन कोरोना वायरस ने बाकी जैसे शेयर मार्केट गिरा रखा है, दुनिया का जो हाल है वही हाल डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का है। कोरोना के डर से दाऊद इब्राहिम कराची के एक घर में अपने आप को उसने कोने में समेट लिया है, ना मुलाकात ना किसी से बात। दुनिया में सारे जो उसके धंधे चल रहे थे वहाँ एक तरह से ताला लगा हुआ है, लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के साथ खुद डी कंपनी भी लॉकडाउन है। तो इसका असर जो है बुरी तरीके से पड़ रहा है। तो ये थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि डबल डाउन दाऊद इब्राहिम इस वक्त कोरोना में क्या कर रहा था। यही है कि कराची में अपने घर में है, अलग थलग है, आइसोलेट है, और ख्याल रख रहा है कि किसी भी कोरोना के संक्रमित मरीज़ के संपर्क में ना आए, या कोई ऐसा ना आए जो विदेश से आया हो और उससे मेल जोल किया जाए। तो इसलिए वो अलग से है। तो डबल डाउन दाऊद इब्राहिम का कोरोना पे क्या असर है ये मैंने आपको बताया। 2-3 चीज़ें आपको बतानी थी। एक अभी तक ये था कि ये कोरोना वायरस है क्या, कैसे आया, कहाँ से आया, हम सब इस पे बात कर रहे थे। अब एक रिसर्च आई है और उसमें कहा गया है कि ये जो कोरोना वायरस है इसके 3 प्रकार हैं, 3 तरह के हैं ये, और इसको ABC 3 नाम दिया गया है कोरोना के इस वायरस को जिसने संक्रमण फैलाया। कहा गया कि ये टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी है, और इत्तेफाक से टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप से पहुंचा है। जो टाइप ए है वो ये कहता है कि ये चमगादड़ और पेंगोलिन जो से मिला है और उसी से ये कोरोना वायरस निकला है और फैला है, और यही महामारी की मुख्य वजह है। और कहा गया कि ये एक वुहान से निकला था, और फिर वुहान से निकलने के बाद इसने धीरे धीरे अपना पैर फैलाया। दूसरा है कि टाइप बी, ये भी कहा गया कि ये वुहान में ही मिला है, और ये कोरोना का एक दूसरी जाति, एक दूसरे प्रकार का था। ये टाइप ए से ही पैदा हुआ, लेकिन टाइप ए और टाइप बी में ये फ़र्क था कि ये 2 बार म्यूटेशन हुआ। मतलब कोरोना अपनी जो DNA और बाकी चीज़ें हैं वो बदलता है धीरे धीरे वायरसेस का। तो जितनी बार वो बदलेगा उतनी बार मुश्किल हो जाएगा आपको उसको पकड़ना, उसका वैक्सीन ढूंढना, क्योंकि जब तक आप पहले वाले को देखेंगे कि ये इसकी जीन्स है, ये सारी चीज़ें हैं, इसी हिसाब से मेडिसिन बनाएंगे, तब तक पता चला कि उसने अपना जीन्स बदल लिया, उसने अपना DNA बदल लिया, फिर आपके लिए वो सारा बेकार है। तो ये 2-2 बार म्यूटेशन हुआ। टाइप सी कहा गया कि टाइप बी के मुकाबले ये सिर्फ 1 बार म्यूटेशन इसका हुआ है। मतलब ये 1 बार अगर आया तो इसका फिर जो जीन्स DNA रहा वो 1 ही बार रहा, और ये ख़ास तौर पे सिंगापुर और यूरोप में फैला, जो टाइप बी है सी। और टाइप बी जो है ये भी यूरोप के कुछ हिस्सों में फैला, लेकिन टाइप ए ख़ास तौर पर अमेरिका में फैला, और इसलिए अमेरिका में इसकी तबाही ज़्यादा है। अब इसमें जो कहा गया रिसर्च टीम ने कि 24 दिसंबर से लेकर 4 मार्च तक उन्होंने दुनिया भर से सैंपल लिए उन लोगों के जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद जब इन्होंने इसको टेस्ट किया तो पता चला कि ये 3 तरह का था, टाइप ए और बी और सी। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो इंडिया में कोरोना वायरस आया वो सिंगल म्यूटेशन का है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये चूँकि एक ही बार बदलता है तो इसकी वैक्सीन बनाने में या इसको परखने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 2-3 बार म्यूटेशन बदल रहे हैं। म्यूटेशन बदलने का मतलब यही होता है कि किस तरीके से एक कोई वायरस स्थान या वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से या किसी और कारण से उस पूरे वायरस की कोशिका या उसका DNA ये सारी चीज़ें बदल जाए। तो अगर नहीं बदलती है तो फिर आपके लिए ईजी होता है उसको पकड़ना और उसके लिए वैक्सीन तैयार करना। तो इंडिया में जो कोरोना का वायरस आया वो कहते हैं कि एक ही बार म्यूटेशन उसका होता है, और इसलिए उसको पकड़ के उसके बारे में इलाज ढूंढना ये ज़्यादा आसान काम है बनिस्बत इसके कि जो 2-3 बार इन चीज़ों को करे। तो ये एक नई थ्योरी, एक नई जानकारी थी। जो फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट है
डेटा है अभी तक हमारे यहाँ केसेस लगभग 7,500 पार कर चुके हैं, 239 मौत हो चुकी है। और अब तक सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में भी 700 के आसपास केस हो चुके हैं। दिल्ली की 20-22 जगहों के करीब वो किया गया है, आपको हॉट स्पॉट उसको चुना गया है और उसको अलग किया गया है। तो सरकार की तरफ से अपनी पूरी कोशिश जारी है। नेक्स्ट स्टेप यही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, वो भी कोशिश चल रही है। तो कुल मिलाकर और तो कुछ चीज़ें है नहीं, एक सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन यही एक ज़रिया है जिससे हम इससे बच सकते हैं। वही दुनिया भर की सरकार कोशिश कर रही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उसी पे सब कुछ चल रहा है। कुछ लोगों का मेल आया था, उसको मैं सिर्फ इतना बताऊं, एक सवाल उनको जानना था कि नॉर्थ कोरिया का कोरोना को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग जानना चाहते थे और उनका ये भी उनकी दलील थी कि नॉर्थ कोरिया की जो बॉर्डर है, सीमा है, वो चीन से लगती है और चीन से कोरोना आया था, तो ऐसा क्यों है? तो नॉर्थ कोरिया के बारे में आप लोगों के मेल के बाद जो मैंने स्टडी किया उससे ये पता चला कि नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियल रूप से ये कहा गया कि हमारे यहाँ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन अमेरिका के एक कमांडर जो साउथ कोरिया में पोस्टेड है, उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से नॉर्थ कोरिया में आर्मी वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन था और आर्मी वालों को भी आइसोलेशन में रखा गया था। और एक वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पे कम से कम 10,000 पॉजिटिव केसेस हैं नॉर्थ कोरिया के, करीब 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इन चीज़ों को छुपा रहा है। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल क्लेम ये है कि हमारे यहाँ कोरोना का एक भी पेशेंट, एक भी मरीज़ नहीं है। और वो दावा करते हैं कि चूँकि जब चीन में ये आया उसके फ़ौरन बाद हमने स्टेप उठाया, हमने सारे एयर ट्रैफिक बंद कर दिए, जो हवाई जहाज़ किसी भी दूसरे देश से आना बंद कर दिया, अंदरूनी लोगों के ट्रैवल पर रोक लगा दिया गया, जो बाहर से आए उन सब की चेकिंग हुई, उनको आइसोलेट किया गया, आइसोलेशन में रखा गया। और जो काम बाकी देशों ने बाद में किया हमने पहले किया, इसलिए हमारे यहाँ केस नहीं। हालांकि खबर, एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उत्तर कोरिया का, वो चीन गया था, चीन से वापस आया, पॉजिटिव पाया गया और ये कहा गया कि उसे गोली मार दी गई किम जोंग उन के इशारे पर, ताकि उसके ज़रिए वायरस बाकी लोगों में ना फैले। और उसके बाद ये आधिकारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था नॉर्थ कोरिया का कि हमारे यहाँ कोरोना का कोई केस नहीं है। और ये आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है नॉर्थ कोरिया का। उनका कहना कि हमारे यहाँ कोई भी कोरोना के केसेस नहीं है, मरीज़ नहीं है। तो दुनिया इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है वो भी इतनी पावरफुल नहीं है कि जो बाकी दुनिया के हिसाब से आप देखें। लेकिन ये है कि वो अपने देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखते हैं। और एक बार 1990 में एक ऐसी वायरस फैला था जिसमें अच्छी खासी मौत हुई थी नॉर्थ कोरिया में, लेकिन WHO ने तब भी नॉर्थ कोरिया की तारीफ़ की थी कि उसने उसको अच्छे से हैंडल किया था। तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं कि नॉर्थ कोरिया तो झूठ बोल रहा है कोरोना के पेशेंट को लेकर, या दूसरा ये कि नॉर्थ कोरिया ने शुरू से ही इसके अच्छे खासे इंतज़ाम किए। हालांकि वहाँ पे उसने, चूँकि डिक्टेटरशिप है, तो एक बार किम जोंग उन कह दे कि अगर लोग घर से नहीं निकलेंगे तो घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन ये खबरें बाहर नहीं आ रही। बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई कि शुरू में या तो उन्होंने अच्छा इंतज़ाम कर दिया, या फिर ये है कि कोरोना का जो सच है वो नॉर्थ कोरिया छुपा रहा है दुनिया से, जिसकी वजह से भी खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन ये गले नहीं उतर रहा है कि एक तरफ बॉर्डर लगता है चीन का नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगता है साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया में केसेस हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन के साथ जापान भी लगता है, जापान में भी केसेस हैं। तो चीन में केस है, जापान में केस है, साउथ कोरिया में केस है, इकलौता नॉर्थ कोरिया कैसे बच गया कि जहाँ कोई केस नहीं है? तो ये थोड़ी सी चीज़ें गले नहीं उतरती। तो फिर बात वही जो दुनिया के लोग शक कर रहे हैं वो ये है कि नॉर्थ कोरिया में भी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी सच्चाई जिस तरीके से बाहर नहीं आती, उसी तरीके से इस कोरोना के जो पीड़ित हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी सच्चाई भी नॉर्थ कोरिया लीक नहीं कर रहा, बता नहीं रहा। और मीडिया पे वैसे ही वहाँ पे एक तरह से पाबंदी ही है। तो इस वजह से सही तस्वीर, सही खबर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से बाहर निकल कर नहीं आ रही कि वहाँ केसेस क्या हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं वेबसाइट पे कि 10,000 से ज़्यादा केसेस हैं। आर्मी वहाँ पे लगभग अभ्यास नहीं कर रही थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी तक पता नहीं। बाकी दुनिया में वैसी कोरोना को लेकर अभी तक जो तस्वीर है, सूरत हाल है, वैसी है। और हर दिन यही होता है कि शायद कल के मुकाबले आज केस कम हो, लेकिन इत्तेफाक से ज़्यादा ही हो रहा है। और अब पूरी दुनिया में जो कोरोना से मरने वालों की जो तादाद है वो 1 लाख पार कर गई है। और कहते हैं कि इस 1 लाख जो मौत हुई है उनमें से
करीब ज़्यादातर मौतें या करीब 25% मौतें पिछले एक हफ्ते में ही हुई हैं। मतलब एक हफ्ते में ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और संक्रमित लोगों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ी है। अब कब तक ये इसी तरीके से इसी रफ्तार से बढ़ेगा, अगले हफ्ते में क्या होगा, उसके नेक्स्ट हफ्ते में क्या होगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 30 अप्रैल के बाद क्या तस्वीरें बदलेंगी, क्या 30 के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा, ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इन सवालों को रोकने के लिए जो इलाज है वो किसी के पास नहीं है। तो जो तरीका उपाय है सिर्फ दूरी बना कर रखो, वही एक चल रहा है, उसी से सब बचे हुए हैं। तो दुआ करें कि ये जिस तरीके से आई है उसी तरीके से ये जल्दी से वापस जाए और फिर से दुनिया अपने ढर्रे पे आए, फिर से दुनिया वैसे ही जिए। तो आज इतना ही। मंडे को आपसे मुलाकात होगी कहाँ क्राइम तक की कहानी के किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।